नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे यूपीआरओ, जो हमारा 2023 का एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है, उस हिस्ट्री के सेक्शन में हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स क्या हैं। और ये जो टॉपिक हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप किसी भी सेगमेंट में, अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडेवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, इन तीनों सेक्शन में से किसी भी टॉपिक को मैं आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ के जाएंगे। मेरा आपको बताने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप कम से कम उन चीज़ों पे फोकस करो जहां से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। आप सबसे पहले उस टॉपिक को तैयार करो, उस टॉपिक को कवर करो, उस पर अपनी कमेंट बनाओ कि जहां से सबसे ज़्यादा सवाल आयोग हमेशा पूछता आ रहा है और हमेशा पूछता रहेगा। तो हमने जितने भी टॉपिक ये जब सेट किए हैं, जो हमारी ये टेबल है, ये टेबल बेसिकली डिपेंड है हमारे पीवाईक्यूज पर। और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो देखिए हिस्ट्री में आप जब भी अपनी पढ़ाई शुरू करें, पढ़ना शुरू करें हिस्ट्री को, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, उस सब्जेक्ट के पहले टॉपिक जो भी आपने डिसाइड किया है, जहां से भी शुरुआत करनी है, उस टॉपिक के सबसे पहले आपको क्या करने होते हैं? पीवाईक्यूज। कम से कम 10 मिनट का टाइम आपको निकालना है पीवाईक्यूज के लिए। टॉपिक की शुरुआत से पहले आप केवल 10 मिनट का समय आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन का नेचर समझने की कोशिश करनी है। आपको क्वेश्चन समझना है कि उस टॉपिक में से ये सवाल आयोग ने पूछा है या किस तरह के सवाल हमेशा से आयोग पूछता रहा है। वो चीज़ें कम से कम आपकी ना छूटे। टॉपिक आपको सारा कंप्लीट करना है, पूरा कवर करना है, लेकिन उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि कई बार आप देखो कि सिमिलर क्वेश्चन, अगर मैं एंशियंट में आपका आईवीसी की बात करूं या बौद्ध काल की बात करूं, तो आप देखोगे कि अगर बौद्ध धर्म के जो आपके संप्रदाय थे, उपसंप्रदाय थे, तो कई बार वहां से सवाल पूछा गया है, जो शाखाएं थी या जो उससे संबंधित साहित्य लिखा गया है वहां से सवाल पूछे जाते हैं, या जो बौद्ध समितियां हैं उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर कभी सवाल समिति से पूछ लिया है, तो आपको उसके अलावा जो समितियां हैं उसके अध्यक्ष किस शासक के काल में हुई और किस कालखंड में हुई, और उसमें अगर कोई विशेष काम हुआ तो वो क्या रहा, इस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि उस टॉपिक में से अगर कोई चीज़ आयोग ने पूछी है तो उसके आसपास या उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ आपको बहुत बेहतर तरीके से कवर करनी होती हैं। अब मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो देखिए जब भी आप इतिहास पढ़ें, तो दो तीन चीज़ें हमेशा दिमाग में रखें। देखिए इतिहास में आपको मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। देखिए इतिहास क्या है? घटनाओं का आपका एक क्या है? संग्रह है, इवेंट्स हैं। और वो घटनाएं किस कालखंड से संबंधित हैं, किस शासक से संबंधित हैं, उसका सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर, कल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट, जो इफेक्ट थे वो क्या थे। कई बार सवाल आपसे यहाँ भी पूछ लिया जाता है सीधा सीधा स्टेटमेंट में, है ना। उसके बाद वो किसी ना किसी पर्सनैलिटी से रिलेट होगा, तो वो पर्सनैलिटी, उस पर्सनैलिटी के बारे में आपको जानना चाहिए, किस, कौन शासक किस वंश से कब तक रहे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप थोड़ा सा ये सब चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर नहीं करोगे कि आपको जब भी आपको हिस्ट्री पढ़ना है, सबसे पहले क्या है? कालखंड। अब देखिए कालखंड में क्या होता है कि आप लोग भी सुनते होंगे, हम भी सुनते आ रहे हैं कि इतिहास मतलब आपको बहुत सारी तारीख डेट याद करनी होंगी। इतिहास से लोग इसलिए घबराते हैं, उनको लगता है कि इतिहास रटने वाली चीज़ें हैं, डेट में कन्फ्यूजन, और उनको याद करना, इतनी सारी डेट, हजारों साल का इतिहास, आप उसको कैसे पढ़ोगे, कैसे याद करोगे, तो बहुत टफ लगता है। लेकिन अगर आप इतिहास में, जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की, तो उसमें अगर आप सवाल का नेचर देखोगे, तो मैं अगर कालखंड की बात करूं, तो देखिए एंशियंट में आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां आप काम चलता है सदियों से। वहीं आप आ जाइए मिडेवल में, तो वहां भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या? इवेंट्स हैं वहां। या प्राचीन काल में जो भी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे ज्यादा किसके लिए हैं? आपसे पूछा जाएगा काल क्रमानुसार। जो सवाल काल क्रमानुसार के आधार पर पूछे जाते हैं, वहां आपके लिए क्या जरूरी है? डेट, वो सदी की, कौन पहले आया कौन बाद में आया, कौन शासक किससे पहले का था, या कौन सा वंश किस वंश से पहले का था।
किस वंश की स्थापना किस सदी में हुई और किसके शासन काल में, या उसका संस्थापक कौन था। तो एक तो ये सारी चीजें कालखंड, तो जो क्रोनोलॉजी है, इस तरह के सवाल आते हैं। और वहीं अगर आप मॉडर्न में आ जाओ तो देखिए मॉडर्न में आपके लिए वहां डेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे वहां 1857 डायरेक्ट नहीं पूछा है या 1858 आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा है, तो इनसे संबंधित घटनाक्रम को आपसे उसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी। अब वो किसी से संबंधित हो सकती है, कोई भी इवेंट हो। अभी हम मॉडर्न के टॉपिक देखेंगे तो वहाँ मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बता पाऊंगा उन चीज़ों को कि किस तरह से सवाल बनते हैं और किस किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। आपका काम केवल ये नहीं है कि आपने किताब खोली, पेन उठाया और बस अंडरलाइन करना शुरू कर दिया। जब तक आपके माइंड में ये क्लैरिटी नहीं होगी कि आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो तो वहां से सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, जब तक आप अपने अपने आप से सवाल नहीं करोगे, आप सवाल फ्रेम नहीं करोगे, तो आप जवाब कैसे दोगे किसी भी नए सवाल का। तो अपने पढ़ाई के जो तरीके हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आपने थोड़ा भी चेंज कर लिया तो सबसे ज्यादा जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो टाइम में मिलेगा, कि आपका टाइम सेव होगा। दूसरा, आपका जो आउटपुट है वो पहले से मान के चलिए डबल हो जाएगा। क्योंकि जब किसी भी चीज को आपने निर्धारित कर दिया है कि अब किसी भी चीज को सांचे में अगर आप ढालोगे तो वो जो चीज तैयार होगी वो बहुत बेहतर तरीके से तैयार होगी। अब आपने पहला टॉपिक पढ़ना शुरू किया, पेन लिया, लाइन अंडरलाइन शुरू, हाईलाइटर से हाईलाइट करना शुरू। आपने टॉपिक पढ़ तो लिया, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म, पूरा वैदिक काल सभ्यता खत्म, पूरा आपका बौद्ध जैन मौर्य मौर्योत्तर गुप्त पूरा एंशियंट आपने खत्म कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ पढ़ लिया उसको। अब सवाल जब भी आएगा तो हो सकता है कि वहां आप बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म ना कर पाओ, डायरेक्ट उसका आंसर ना दे पाओ, कंफ्यूजन हो आपको। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सबसे जरूरत क्या है, देखिए वहां पे आपको ABCD ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास जवाब है। प्रीलिम्स का एग्जाम बताइए आपसे ऐसा सब सवाल पूछ रहा है जो उसका जवाब भी उसी ने दे दिया है, आपको सिर्फ चूज करना है। तो चूज आप बेहतर तरीके से तब कर पाओगे जब आपको क्लैरिटी होगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज के हमारे इस सेशन का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि आप टॉपिक को डिसाइड करो, टॉपिक के जो क्वेश्चन है उनको देख के ये निर्धारित करो कि मुझे इस टॉपिक में से मेरे लिए ये जरूरी है। इस सेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, अगर आपको लगता है तो मैं इन सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि आपको, जैसे मैं अभी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक वो क्लास लूँ, जैसे मैं हिस्ट्री शुरुआत करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई भी एक टॉपिक चूज करके उस पर डिस्कस करेंगे। और वहां पर ये कोशिश करेंगे कि आपका केवल आरओ ही नहीं, आपका UP PCS, इवन IAS जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपने PYQs अच्छे से बेहतर तरीके से एनालाइज किए हुए हैं क्वेश्चन के, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर ले जाओगे। देखिए मेरा बिलीव रहता है हमेशा चीज़ों को प्रैक्टिकली बताने में आपको, कि जो चीज़ें प्रैक्टिकली हो सकती हैं, जो संभव है, वही चीज़ें आपको बताई जाएं। क्योंकि फायदा तभी आपको मिलेगा, अनावश्यक चीज़ों से आपको फायदा नहीं मिलेगा। हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, और वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो, खुद भी बना सकते हो। आपको कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जिस पे आपको काम करने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए प्राचीन भारत का इतिहास हमारा पहला सेक्शन है हिस्ट्री का। अब मैं इसका बेनिफिट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सपोज करिए आपके पास 20 से 25 सवाल आते हैं हिस्ट्री से, तीनों सेक्शन से। और इन 20 से 25 सवालों में से अगर आपने इस तरीके से जिस रणनीति पे बात करने वाले हैं, आप यकीन करना आप 90% क्वेश्चन ठीक करने की सिचुएशन में रहेंगे। 90%। देखिए 2-3 क्वेश्चन चूज ही होते हैं, वो ऐसे होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, कि जैसे आयोग चाहता है ना कि बूझो तो जानो टाइप की पहेली। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक सवाल पूछा गया था कि जो प्लासी का युद्ध था, उस युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे वो युद्ध का मैदान छोड़कर जब भागे थे तो वो साधन क्या था, कैसे गए भागे थे वहां से, घोड़े पे बैठ के, ऊंट पे बैठ के, हाथी पे बैठ के, या पालकी में बैठ के।
अगर आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ोगे तो इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब चीजें आप कितना ही अगर इनके पीछे भागोगे तो आप केवल 10% या हो सकता है 5% सवाल सॉल्व कर पाओ। हो सकता है कई बार वो सवाल पूछे भी ना जाएं, आप कब तक इनको पीछे भागोगे। तो ऐसे सवालों पे आपको फोकस करना है जहां प्रोबेबिलिटी 100% सही होने की है। जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स में, एनसीईआरटी में, या जो भी आप नोट्स फॉलो करते हैं वहां वो चीजें मेंशन हैं। तो एंशंट में अगर आप आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखोगे तो जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं बौद्ध धर्म से। उसके बाद है गुप्त और गुप्तोत्तर। देखिए ये जो क्रोनोलॉजी है ये सवालों के पूछने के आधार पर है कि आयोग ने किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और ये लगातार पूछे, कोई 1 या 2 साल का नहीं है। जब तक आरओ का एग्जाम जब से होना शुरू हुआ है तब से लेके आज तक, यानी 2000 जो हमारा 22 का एग्जाम हुआ है, 21 का, तब तक जितने सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के आधार पर ये क्रोनोलॉजी है। आप अपने पढ़ाई का जो बेस बना सकते हैं, आप सबसे पहले कवर करिए बौद्ध धर्म। और मैंने पहले बताया कि बौद्ध धर्म में भी किस तरह के सवाल पूछे गए हैं वो चीजें बहुत बेहतर तरीके से कवर कीजिए, क्योंकि आपको एक चीज देखने में मिलेगी, जैसे मैंने पहले कहा था कि रिपीट होते हैं, तो देखिए रिपीट एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते हैं, तो आपको कम से कम ये आइडिया लग जाता है कि सवाल का जो ट्रेंड है आयोग का पूछने का वो इस तरह का है, तो वो सवाल उसी आधार पे पूछेगा। तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है बौद्ध धर्म को, फिर उसके बाद गुप्त, गुप्तोत्तर। तीसरा टॉपिक है दक्षिण भारत, इसमें आपका चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम। जितना भी साउथ इंडिया वाला सेक्शन है आपका प्राचीन काल से संबंधित, वो आपके सवाल देखिए तीसरे नंबर पे प्लेस है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट्स है, जैसे आपका मूर्ति कला हो गया, मंदिरों के बारे में हो गया, मंदिर शैली हो गया, है ना, स्तूप हो गए, उन सब के बारे में आपका यहाँ पर आपको कवर करना है। उसके बाद आता है वैदिक काल, फिर आता है आपका प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, पूर्व मध्यकाल, और आठवां टॉपिक है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, यानी जो आपका महाजनपद काल है, सूत्र काल है, वो टाइम पीरियड है। 9वें नंबर पे जैन। अब देखिए यहाँ 9वें नंबर पर, और अब देखिए इसी से आइडिया लगेगा कि बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को कितनी बार सवाल उससे पूछा गया है, और जैन धर्म की स्थिति आयोग के ट्रेंड के हिसाब से क्या है। उसके बाद शैव एवं भागवत, फिर यूनानी आक्रमण, लास्ट में जाके जो टॉपिक है आपके वो है मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति यानी आपका आईवीसी, और पाषाण काल। तो ये आपके प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और सबसे ज्यादा फोकस जो करना है, आप मान के चलिए कि ये दस नंबर तक के टॉपिक आपके ऐसे हैं कि जो आपको बहुत बेहतर तरीके से कवर करने हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जब मैं आपसे टाइम की बात कर चुका हूँ कि आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप पढ़ सकते हो, तो देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं किसी पद पे कार्यरत हैं। उनके पास टाइम है लिमिटेड, यानी वो अपने 24 घंटे में से 5 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे का समय निकाल सकते हैं। अगर वो ट्रैवलिंग या और अपना लंच टाइम या कहीं भी कोई भी टाइम अगर यूटिलाइज कर सकते हैं तो हो सकता है कि आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा इंक्रीज कर लें। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 से 6 घंटे का समय उनके पास है। उन साथियों के लिए सबसे ज़रूरी ये वीडियो इसलिए है कि आपको ये पता है कि आपको फोकस कहाँ करना है। अगर आपने इस आधार पर, इस रणनीति, इस स्ट्रेटेजी के आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर दी तो आप यकीन करना 60 से 70 दिन आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा अपना सिलेबस बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करने में। आपके लिए 5 से 6 घंटे भी मोर देन सफिशियंट है। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को चेंज करो, पीवाईक्यूज पे ध्यान दो,
और जब तक पीवाईक्यूज पे बहुत बेहतर तरीके से उस क्वेश्चन को नहीं समझोगे, उस ट्रेंड को नहीं समझोगे, उस सवाल पूछने के तरीकों को नहीं समझोगे, तब तक आप टॉपिक पे कमांड नहीं बना सकते हो। तो आप बहुत ज़्यादा किताबों के नोट्स के चक्कर में मत पड़ो कि मैं एक एक लाइन रंग दूं, एक एक पॉइंट मुझे याद होना चाहिए। देखिए, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। यहाँ कोई डिबेट कंपटीशन नहीं है आपसे सब पूछा जाएगा रोड पे खड़े करके या मंच पे माइक देके। आपको अपना शांति से एग्जाम क्वालिफाई करना है। मेडेवल, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं आपसे भक्ति एवं सूफी आंदोलन से। और यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे भक्ति की बात करें तो कई बार पूछा गया है यहाँ पर कालक्रम के हिसाब से, कि क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे कि जो संत थे उनका क्रम क्या था, या किस तरह के मत उनके द्वारा, या किस मत के प्रवर्तक थे, है ना, कोई रचना उनकी है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सूफी आंदोलन में जितने भी जो हमारे सूफी घराने थे, उन सब के संस्थापक, उसके बाद उनके द्वारा जो भी रचनाएं हैं, जो रचित रचनाएं, उसके अलावा इनका भी कालक्रम, है ना, कोई उपाधि मिली, किसी शासक का संरक्षक प्राप्त हुआ, किस शासक के कालखंड से संबंधित हैं। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने अच्छे से बेहतर तरीके से कमांड कर सकते हो इस पे करिए। और मैं ये कहूँगा आपसे कि अगर इसका आप सिनॉप्सिस बना सकते हो, या इसकी कोई भी किसी भी तरह से आप कोडिंग कर सकते हो, वो आपके लिए हमेशा काम करेगी। उसके बाद है मुगल कालीन प्रशासन, संगीत, चित्रकला और साहित्य। अब देखिए, मुगल काल में ये एक ऐसा सेक्शन है, या दिल्ली सल्तनत की बात करें तो देखिए जो कल्चरल वाला सेक्शन है, या आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासन है, यहाँ से हमेशा वो सवाल पूछे जाते हैं। और ये मान के चलिए कोर एरिया है आपका मेडिवल का, मुगल कालीन प्रशासन, दिल्ली सल्तनत प्रशासन। तो इसी में क्या है ना, कि अगर प्रशासन संबंधित किसी ने कोई नई चीज शुरू की है, तो वो सेक्शन भी इसी में जुड़ जाएगा। वो शासक के साथ साथ क्या हुआ, आपने इसी में ऐड कर दिया। अब वो शासक की भी उपलब्धि है, लेकिन हमने कहाँ कवर कर लिया, हमने यहाँ कवर कर लिया। तो आप देखेंगे, जैसे देखिए शासकों की बात करूं, अकबर से सवाल पूछे जाते हैं। अकबर के बाद जो बाकी मुगल शासक हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, वो यहाँ पर हैं। बाबर, हुमायूं, शेरशाह, मतलब बाबर, हुमायूं और ये शेरशाह का वाला कालखंड, ये 10वें पोजीशन पर है ना। ठीक है, 2 नंबर पर हो गया मुगल कालीन प्रशासन, संगीत, साहित्य, और 3 पे हो गया दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन, कला, स्थापत्य, साहित्य, संगीत। तो ये आप देख सकते हो कि आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें जो मेजर रोल प्ले करते हैं, वो ये 3 टॉपिक आपके मेजर सेक्शन कवर कर देते हैं। ये वो टॉपिक हैं जहां से जनरली आपको हर साल सवाल मिलते हैं एग्जाम में। उसके बाद आता है आपका उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। फिर है सिख संप्रदाय, मराठा राज्य और संघ। दिल्ली सल्तनत, इसमें देखिए गुलाम वंश, ये 8वें नंबर पे है। इसमें गुलाम वंश हो गया, खिलजी, तुगलक और लोधी वंश। जितने भी शासक थे, उन शासकों का जितना भी उपलब्धि या जो भी रहा, वो उससे संबंधित सवाल आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका विजयनगर साम्राज्य 9वें नंबर पे। 10वें पे आपका हो गया बाबर, हुमायूं और उसके साथ साथ हो गया शेरशाह। 11वां हो गया आपका मुगल साम्राज्य का विघटन। और 12वां हो गया जो आपका स्टार्टिंग होती है मुस्लिम आक्रमण से। तो यहाँ से कभी कभार सवाल पूछा जाता है, इक्का दुक्का सवाल पूछे गए हैं। तो ये वो टॉपिक है। इस क्रोनोलॉजी से आपको अपनी तैयारी करनी होगी, और इसी आधार पे हम बाकी सब्जेक्ट यानी आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस सब कवर करेंगे, है ना। अब आप इसमें अपनी जो आपकी तैयारी है, जो भी आपके नोट्स हैं या बुक हैं, आप इसी आधार पर अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करें। मॉडर्न में देखिए सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे गए गांधी जी से पूछे गए हैं,
यानी गांधी और उनसे संबंधित आंदोलन, खिलाफत, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो। सबसे ज्यादा सवाल आपसे इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये कवर करना है, और जितने भी ये आंदोलन है इनसे संबंधित अन्य जो व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, जितने भी व्यक्तित्व इससे संबद्ध रहे, उन सबके बारे में ही आपको क्या करना होगा, जानना होगा, क्योंकि सवाल वहां से भी बनते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। अब इसमें उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य थे वो सब, और कई बार यहां से आपसे पूछी जाती है इनकी क्रोनोलॉजी, कि गवर्नर जनरल की जो आने का क्रम था वो क्या था, या पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, है ना। तो ये आपके सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य, इसमें पंजाब और मैसूर। ये तीन टॉपिक को मिलाकर एक टॉपिक है जहां से आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका तीसरे नंबर पे है। उसके बाद आता है आपका भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, ये आपका चौथे नंबर पे आता है, यानी आपका फोर्थ टॉपिक हो गया ये। पांचवा आपका है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। ये सेगमेंट आपका हो गया पांचवें नंबर पे कवर। अब देखिए जितने भी टॉपिक मिलेंगे ये आपके नेशनल मूवमेंट के टॉपिक, ये सारे इवेंट्स हैं। मैं चाहता तो यहां पे लिख देता कि राष्ट्रीय आंदोलन, मुझे एक शब्द लिखना था राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन मैंने उस राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी इवेंट्स, जितनी भी घटनाएं थी जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, या जहां से आयोग ने हमेशा सवाल पूछे हैं, मैंने आपके सामने सब डिटेल में यहाँ पर दे दिए सारे टॉपिक्स। अगर आप, जैसे मैं बात करूं ओवरऑल आधुनिक भारत की, तो मैंने आपसे कहा था 15 डेज +-2, यानी 14, 15, 16, 17, डिपेंड करता है आप पे कि आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ कैसी है, आपका इंटरेस्ट कैसा है सब्जेक्ट में। तो अगर 15 दिन की मैं बात करूं ना, तो आपका जो भी ये टाइम जाना है इसमें जाना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इवेंट्स हैं, क्या आपको 2 या 3 दिन से ज्यादा का टाइम लगेगा इन इवेंट्स को कवर करने में? क्या है ये, बंगाल विभाजन, आपको कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, कांग्रेस बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन के बारे में जानने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम में आप पढ़ लोगे? मुस्लिम लीग का गठन, पार्लियामेंट सुधार, दिल्ली दरबार और राजनीति परिवर्तन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल, किसान आंदोलन, किसान सभा, ट्रेड यूनियन, साम्यवादी दल, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वराज पार्टी गठन और साइमन कमीशन। तो जरा आप ये बताओ कि इन सब टॉपिक को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? जितनी लंबी आपको लिस्ट लग रही है ना, मतलब मेरे हिसाब से आपका सबसे जो आसान सेक्शन है वो आधुनिक भारत है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव, गांधी इरविन हो गया, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, गोलमेज, सांप्रदायिक पंचाट। तो देखिए सारे इवेंट्स वही हैं, संविधान सभा, अंतरिम सरकार, और ये आपका हो गया भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। ये इवेंट्स कवर करने में, ये घटनाएं, और अगर आप इन घटनाओं के आधार पर इसकी तैयारी करोगे तो देखिए इसके बेनिफिट दो होंगे। एक तो इसकी जो क्रोनोलॉजी, जो आपसे काल क्रम से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, एक सेक्शन आता है विविध करके, तो उसमें क्या है कि मैचिंग वाले सवाल को आप उसमें रख सकते हो। उसमें आप रख सकते हो कि क्रोनोलॉजी, कि कौन सा आंदोलन कब हुआ, कौन सा आपका अधिवेशन, उसकी मैचिंग होगी, किस नंबर का अधिवेशन किस जगह पे हुआ, है ना। तो इस टाइप के सवाल आपके यहाँ से बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। उसके बाद आता है पत्रिकाएं, पुस्तकें, उनके लेखक, कला एवं संस्कृति, ये सेक्शन है आपका। फिर आता है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, यहाँ से भी सवाल अक्सर रहता है। और 1857 की क्रांति, और जो उसके साथ साथ अन्य जो जनजाति या किसान आंदोलन थे, वो आपके 9वें नंबर पे है। अगर मैं PYQs की बात करूं तो बहुत ज़्यादा रोल इन टॉपिक का
यहाँ पे नहीं रहा, कभी कभार सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत का संवैधानिक विकास और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ये आपके हो गए मॉडर्न इंडिया के टॉपिक। अब देखिए जितना भी आपका हिस्ट्री का सेक्शन है, इस हिस्ट्री के सेक्शन को मैंने आपसे कहा कि 14 टू 17 डेज का टारगेट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इस 14 टू 70 जो आपका टाइम है, इसमें अब आप बेहतर तरीके से ये प्लान कर सकते हो कि आपको किस किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी हैं, और मैं आपसे फिर कहूँगा कि इन्हीं टॉपिक की क्रोनोलॉजी के हिसाब से तैयारी करो। जितना अच्छे से आप उस सब्जेक्ट पे कमांड, उस टॉपिक पे कमांड करोगे और PYQs के आधार पर, तो उतना बेहतर और उतना ज़्यादा चांस होंगे क्या आपके सिलेक्शन के। यानी 2023 में जो आपका समीक्षा अधिकारी बनने का सपना है वो अवश्य पूरा होगा। तो ये हमारा हिस्ट्री था। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसके बाद ज्योग्राफी का, और उसके बाद इकोनॉमी। एक एक करके धीरे धीरे हम सारे जितने भी हमारे GS के सेक्शन हैं उन सबको कवर करेंगे, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक वाइज जो हमारे टॉपिक्स हैं उस पर, कि क्या जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो वाकई संभव है प्रैक्टिकली। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली जो सीरीज है उसके बाद। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, या किसी तरह का आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जो मैंने बताया वो ऐसा नहीं है, या कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी लग रही है कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें ठीक नहीं है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें वाकई आपके लिए बेनिफिशियरी हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं, ताकि मैं आगे आपका RO हुआ, PCS हुआ, इवन IAS तक की जो बेटर स्ट्रेटेजी आपके लिए हो सकती है, जो बेटर स्टडी प्लान आपके लिए हो सकता है, जो आपको आपकी सफलता के नज़दीक ले जाए। देखिए मेरा इंटेंशन आपका समय खराब करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि आपका जो समय अनावश्यक चीज़ों में खराब होता है वो बचे, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस करें और जितना जल्दी हो अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।